देखिए प्रियंका भारती, आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। मतलब आपको लगता है कि वोट पाने का यही एक तरीका है कि जितना भड़का सकते हैं, जितनी ये लालच दे सकते हैं, तो एक ही तरीका है कि वक्फ पर आप ये रेस में कर दीजिए कि सबसे बड़े ठेकेदार मुस्लिम वोट बैंक के हम ही हैं। नंबर एक बात है, और इसीलिए कोर्ट जाने की भी बात हो रही है। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि जितने दिनों से पिछले, मैं आपके शो में तो लगातार बैठ रही हूँ, पिछले सप्ताह भर से वक्फ चल रहा है। उसी के मीनवाइल मैं बिहार की बात कर रही हूँ। एक बेटी है काजल मंडल, जिसका बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, और पुलिस ने उसके साथ उसको अन्याय देने के बजाय, उसका एक भाई है जिसका हाथ नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में कल की घटना है, एक 19 साल की बेटी है जिसका 23 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि 11 बजे रात में बेटियां घूम सकती हैं सुरक्षित। वहीं मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ। मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो उसके सामूहिक बलात्कार थे, उसके घर आए, उसके घर में आग लगा दी। आग लगाने उसके बाप झुलस गए, उसके बेटे झुलस गए, उसके भाई झुलस गए। सुनिए मैडम, देश में कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये घटनाएं जहां भी हुई हैं वो निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मीनवाइल ये भी देखा जाएगा कि किसने सड़क पर खून बहाने की बात कह दी विरोध प्रदर्शन के नाम पर, राकेश जी, किसने इस देश में अनरेस्ट फैलाने की बात कह दी विरोध प्रदर्शन के नाम पर। फिर मीनवाइल शाजिया इल्मी, जब आप लोगों की सरकार थी उस समय बिहार में क्या हुआ, उस पर चली जाएंगी तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो मत जाइए, विषय के इर्द गिर्द रहिए। राकेश जी, मैं इन घटनाओं की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि शाजिया प्रियंका को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आता हूँ आपके पास। इतना अच्छा काम कर रहा है तो बता देना, इतना मुंह चला रही हैं, इनकी जबान इनकी जो है ऐसे चल रही है, बता दे कौन रोक रहा है इनको। ठीक है शाजिया, मैं आ रहा हूँ। प्रियंका भारती से सवाल था, इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, काउंटर करिएगा। अभी प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं इन घटनाओं की जिक्र केवल इसलिए कर रही हूं क्योंकि एनसीआरबी का ही डेटा बताता है कि पिछले 2015 से लेकर 2020 तक में दलित महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों में 45% की वृद्धि हुई है। और मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ कि जब देश में महिलाएं सुरक्षा का सांस नहीं ले सकती हैं, वो अपने मैडम एनसीआरबी के डेटा पर नहीं डिबेट हो रही है। आपको सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा तो आप एनसीआरबी के डेटा पर जा रही हैं। अलग अलग जगहों पर जो अपराध की घटनाएं आई उस पर जा रही हैं। तो मैं देश की कानून व्यवस्था पर नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैंने इसीलिए बोला कि मीनवाइल अलग अलग स्टेट में आपकी सरकार के दौरान बिहार में क्या हुआ उस पर चले जाएंगे तो डिबेट डिरेल होगी। आप करेंगे ही नहीं राकेश जी, नहीं, आज का विषय नहीं है। उसके लिए आप जो समझते रहिए प्रियंका जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज का विषय नहीं है एनसीआरबी के डेटा पर डिस्कस करना। आपका विषय वो रहेगा भी नहीं, बहुत दिन रहता है, बहुत दिन रहता है। इंतजार करिए, बिहार पर बहुत चर्चा होगी। इस साल में तो चुनाव में बिहार में बहुत चर्चा होगी। बिहार की तो चर्चा कर ही नहीं रही हूँ, मैं महिलाओं की चर्चा कर रही हूँ। आपसे मैं वक्फ पर पूछ रहा हूँ। मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इसके समर्थन में है, लेकिन आप उस पर आपकी जुबान चल गई। राकेश जी, मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया है कि मेरे नेता ने कहा है कि इस बिल को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। फुल एंड फाइनल मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, आप महिलाओं की बात कर रही है ना प्रियंका जी, मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड समर्थन में है। स्टेटमेंट यही है, हम इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे वोट मिल जाएगा। शाजिया इल्मी, मुझे तो अफसोस होता है। देखिए, जब आप सवाल पूछते हैं कि क्या ये लोग मुसलमान नहीं है तो चुप हो जाते हैं। अगर जरा सा सवाल पूछ लिया, अगर वक्फ बोर्ड इतने शानदार थे, ये सवाल मैं बहुत 1-2 महीने से पूछ रही हूँ, आप बता दिए अगर इतने शानदार थे। पटना में वक्फ बोर्ड की बहुत जमीनें हैं, खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सब कुछ हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है, इतने ज्यादा करप्शन हुआ है। तो आप बता दीजिए मैडम कि कितना बड़ा अस्पताल खोला है मुसलमानों के लिए। आप बता दिए उस पूरी वक्फ की जमीनों पर, आप बताइए ना कि कितने बड़े स्कूल खुले हैं, क्या क्या नामों है स्कूल के, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है। बताइए, संविधान तो कहता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुल सकते हैं। आप बता दीजिए ना, एक जगह बता दीजिए, आप अपने बिहार में बता दीजिए भाई। ठीक है, देश का तो छोड़िए, फहरिस्त में कुछ है नहीं, कुछ तर्क के तौर पर है नहीं, इसीलिए आया शाह घुमा रही है। और क्या कह रही है कि जो शाजिया इल्मी जो है धर्मेंद्र यादव जी, सुमैया राणा को नोटिस जारी हुआ तो बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन कोई भड़काऊ बयान दे दे उसका समर्थन करने में एक पैसे की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सवाल फिर वही है कि मौका मिला है, लूट लो, मुस्लिम वोट बैंक जितना लूट सकते हैं। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो जमीनों की लूट में लगी हुई है। पहले रेलवे की जमीन लूट लिया, उसके बाद सेना की जमीन लूट के अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया। अयोध्या में तो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाक के नीचे अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा यह है कि जमीन देश में बची नहीं कि और बेचे, तो इनके पास ले दे के वक्फ की जमीन दिखाई दे गई। तो अब आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी ने जमीन को हड़पने के लिए वक्फ बिल ले आई। आप वक्फ पे चर्चा कर रहे हैं ना,
मैं वक्फ पर ही चर्चा कर रहा हूँ। कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था कितनी जमीन हड़पी वक्फ के नाम पर? वक्त पे चर्चा करिए ना, वक्फ पर ही चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा करिए ना। कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था कितनी जमीनें हड़पी वक्फ के नाम पर? कुछ जमीनें नहीं हड़पी। आपके पास कौन सा डेटा जो जमीन हड़पी बताइए जरा, दर्शकों को बताइए कौन सी जमीन हड़पी है, कहाँ की हड़पी है। अब तो रहे बताएंगे नहीं, डेटा है नहीं, जो मन हो बोलते चले जाओ। नहीं, आप तो कम से कम पत्रकार हैं, आंकड़ों के साथ बोला करिए ना। मैं आंकड़ों के साथ ही बोल रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, आंकड़ों के साथ बता। मेरी आदत है, मैं बिना तैयारी के बिना काउंटर के सवाल पूछता नहीं हूँ धर्मेंद्र जी। अब सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी आदत है, आपकी रिसर्च टीम लगाइए। मेरी आदत है धर्मेंद्र जी, मैं बिना तैयारी के कोई सवाल पूछता नहीं हूँ। एकदम ये बात याद रखा करिए, और आज के बाद तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। सुनिए, हाँ सुनिए भाई, हाँ सुनिए धर्मेंद्र जी, आप ही के पास रहूंगा, रिप्लाई करिएगा। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कंप्लेन फाइल किया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ। कई सालों तक ये केस चला, ईडी सीबीआई का प्रोब है। और आपको बता रहा हूं, मऊ ईदगाह लैंड स्कैम में 4.5 एकड़ वक्फ लैंड में घपलेबाजी की। गाजीपुर में कब्रिस्तान में अतिक्रमण का मामला है। वाराणसी वक्फ प्रॉपर्टी फ्रॉड में मुख्तार अंसारी का नाम आया। फेक सेल डीड यूज की गई। कभी हिम्मत हुई मुख्तार से पूछने की कि वक्फ में घपला क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में सेना की जमीन को पूंजीपति मित्रों को दे दिया गया। मैंने कहा ना कि मैं बिना तैयारी के नहीं पूछता हूं धर्मेंद्र यादव। नहीं, क्यों दे दे? मैं बिना तैयारी के सवाल नहीं पूछता हूं, बिना तैयारी के बिल्कुल सवाल नहीं पूछता हूं। कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था आपने? सुन लीजिए, सारे एलिगेशन है उसमें, जो आपने पढ़ा है ना, सारे एलिगेशन है, कहीं प्रूव नहीं हुआ है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूछा था जमीन ले लिए आपके हिसाब से एलिगेशन ही तो पूछा था कि भाई आरोप कैसे लग गए? अरे नहीं पूछा क्योंकि भाईचारा खराब हो जाए। भ्रष्टाचारी है, मैं आपसे बोल रहा हूँ भ्रष्टाचारी हैं आप, पैसे लेकर के न्यूज चलवाते हैं। मैं बोल दूं, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? तो किसी को बोल दो। वो आपने सुनी है कहावत एक सुनी है धर्मेंद्र भाई, थोथा चना बाजे खाना, भाई आपकी हालत हो गई है कि आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा है। वही तो आपको सिंपल इजी अटैक होगा कि सामने वाले पर अटैक कर दो, मीडिया पर बोल दो कुछ। वही हालत आपकी भी हो सकती है। नहीं, मेरी कोई हालत नहीं हुई है। अरे मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से आरोप, तो मैं आपकी बात धर्मेंद्र भाई मान रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इन आरोपों पर कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था आपके नेताओं ने कि भाई आरोप लगे, क्या सच्चाई है? आप बोल नहीं पा रहे कि पूछा था? आप सुन लीजिए भाई, अब सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, जो रामपथ बना हुआ था, रामपथ में 11 किलोमीटर में 22 गड्ढे हो गए थे एक ही दिक्कत वही है, वक्फ पर नहीं बोलना है। आपके नेता भी सदन में खड़े हुए तो वक्फ छोड़कर बाकी सब कुछ बोल गए कि बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन रहा है। ठीक है, सारे मुद्दे पर बोल गए, लेकिन वक्त के इर्द गिर्द नहीं रहना है। ये भ्रष्टाचार, देखिए आप भ्रष्टाचार में बोलूंगा तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं बीच में बोल रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मूल सवाल का जवाब दीजिए, मैं क्यों बीच में आऊंगा? लेकिन दिक्कत है कि टॉपिक पर नहीं रहेंगे। नगरी में किसने किया चंदा चोरी? भगवान राम की नगरी में किसने किया? मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किया। ये बात आप क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? किसको डरते हैं आप? मुझे बताइए। साबित हो गया है, बोल देंगे कोई साबित हो गया है, जाएगी, साबित हुआ है आपके हिसाब से? या धर्मेंद्र यादव सिर्फ टेलीविजन चैनल पर बैठकर आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं, सच है भाई। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, ये सच है। अच्छा, जाके आप देखिए कि 11 किलोमीटर में 22 गड्ढे पड़ गए एक ही बरसात में, वो भी रामपथ में। स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई थी, उसका FIR लिखा हुआ है। इसका भी अब तो कम से कम, अरे धर्मेंद्र भाई, अब तो कम से कम ये प्रोपेगेंडा अयोध्या राम मंदिर के नाम पर फैलाना बंद कर दीजिए। मजबूरी में आपकी पार्टी पहुंच गई है राम मंदिर के दर तक, तो कम से कम आप प्रोपेगेंडा मत पहुंचाइए, तो रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार खुलते हैं तो आपको प्रोपेगेंडा दिखने लगता है। अरे मुझे क्यों दिखेगा भाई? लेकिन दिखने लगता है, कानून व्यवस्था फेल हो जाए तो आपको प्रोपेगेंडा दिखने लगता है। अब मुझे बताइए, बरेली में उत्तर प्रदेश की पुलिस किसानों को अगवा कर लेती है। अब सुनिए ना, कानून व्यवस्था की दुहाई कम से कम आप मत दीजिए धर्मेंद्र भाई, और किसानों की दुहाई कम से कम मत दीजिए। जाकर पंजाब में किसानों पर जो अभी कार्रवाई हुई है उस पर आपकी जुबान सिल गई, क्योंकि वहां के किसान नहीं है। पंजाब में प्रदर्शन हुआ तो वो प्रदर्शन किसानों का प्रदर्शन नहीं होगा। हैदर मुजीब रुक जाइए, रुकिए भाई।